हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के सभी चैप्टर्स के बारे में, जो कि वीडियो 1 स्टार्ट होने वाला है। और ये वीडियो है इम्पोर्टेंट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इनका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी जनवरी में, 10 दिन बाद होगा, सॉरी फरवरी में है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के जितने 11 चैप्टर हैं उनको एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले टाइम कम है आप लोगों के पास, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी का चैप्टर 1 है यूनिट 1। तो यूनिट 1 से वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी क्या होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी यूनिट 1 है, तो इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और स्कोप, ब्रांचेस, मेथड और इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है साइकोलॉजी का। तो जो द वर्ड साइकोलॉजी फर्स्ट यूज्ड बाय रुडोल्फ गोखले इन 1519 इन हिज बुक साइकोलॉजिया, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। जो टर्म है साइकोलॉजी उसका यूज किसने किया था? रुडोल्फ गोखले ने अपनी बुक में 1590 में किया था। और जो वर्ड है साइकोलॉजी वो डिराइव कहाँ से हुआ था? ग्रीक वर्ड से, जिसका क्या मतलब होता है? साइकी प्लस लोगोस। तो साइकी मीन्स होता है सोल और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। और विल्हेल्म वुंट इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। विल्हेल्म वुंट जो हैं वो क्या है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैं। अब बात करेंगे डेफिनीशन के बारे में। तो साइकोलॉजी की डेफिनीशन क्या होती है? तो यहाँ पर 3 डेफिनीशन दी गई हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो जो डेफिनीशन आपको इजी लगे उसको आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है कि सभी साइंटिस्ट की याद करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो आपको सही लगे वो लिखिए, सही डेफिनीशन लिखिएगा। तो फर्स्ट डेफिनीशन देखते हैं, DRRM की है। तो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो साइकोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी होती है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की। और दूसरी डेफिनीशन अकॉर्डिंग टू क्रो साइंटिस्ट है, उनका नाम है। तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी करना है ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन रिलेशनशिप को। अब बात करेंगे विलियम MC डगहल के अकॉर्डिंग उन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या दी थी। तो साइकोलॉजी इज़ द साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज ए होल। तो ये 3 डेफिनेशंस हो गई। अब बात करेंगे स्कोप और ब्रांचेस की। तो 2 साइकोलॉजी की ब्रांचेज होती हैं, एक होती है प्योर बेसिक साइकोलॉजी, एक होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। एक एक करके देखेंगे इसमें कौन कौन सी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर कितनी ब्रांचेज आती हैं? तो प्योर साइकोलॉजी के अंदर देखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये फ्लो चार्ट है। एग्ज़ाम में अगर साइकोलॉजी ब्रांच पूछे तो आप लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाइएगा, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। प्योर साइकोलॉजी देखते हैं। तो प्योर साइकोलॉजी में आता है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल, पैरा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी। और अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री, पॉलिटिकल और क्रिमिनल साइकोलॉजी। अब बात करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। ज़्यादा आप लोग ये सब एक बार पढ़ चुके होंगे, ये केवल रिवाइज वीडियो है आप लोगों के लिए। प्योर साइकोलॉजी आल्सो नोन एज थ्योरेटिकल साइंस इन विच वी लर्न प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी जो होती है उसमें हम क्या क्या रीड करते हैं, प्रिंसिपल और थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। और प्योर साइकोलॉजी में इंक्लूड ये ब्रांचेज आप देख ही रहे होंगे। क्लासिफिकेशन जो ऊपर दिया गया था वही है, जनरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। और अप्लाइड साइकोलॉजी कौन कौन सी आती है ये भी देख लिया है आपने।
इंडस्ट्रियल, लीगल, क्रिमिनल, पॉलिटिकल। अब आगे देखते हैं इसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब देखते हैं जनरल साइकोलॉजी क्या होता है। इन दिस ब्रांच वी लर्न हाउ टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए हेल्थी इंडिविजुअल। तो हेल्थी पर्सन को इसमें बिहेवियर किस तरह करता है, वो उसकी साइकोलॉजी के बारे में देखते हैं इसमें। एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो गया, एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है उसको समझने के लिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं वाली। और सोशल साइकोलॉजी में सामाजिक साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो होती है बर्थ टू ओल्ड एज डेवलपमेंट को दिखाती है, वो होती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल जो होती है बॉडी रिलेटेड साइकोलॉजी होती है। और पैरा साइकोलॉजी जो है इसमें हम स्पेशल स्टडीज़ करते हैं मेंटल एबिलिटी के बारे में। जियो साइकोलॉजी जो है वो एक क्लाइमेट से रिलेटेड साइकोलॉजी होती है। और अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं यहाँ पर देखिए, तो अब बात करेंगे अप्लाइड के बारे में। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं एक बार। मिलिट्री साइकोलॉजी है। तो अब देखते हैं मेथड कितने हैं साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के मेथड कितने टाइप के होते हैं। तो इंट्रोसेप्शन मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया दूसरा, तीसरा क्लिनिकल मेथड हो गया, और सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये टोटल 5 मेथड होते हैं जिनका उपयोग करके हम साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं। सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग, साइकोलॉजी का जो है नर्सिंग में क्या महत्व है तो उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं। साइकोलॉजी हेल्प्स इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल बिहेवियर ऑफ ए पेशेंट। जो पेशेंट का ओवरऑल बिहेवियर है उसको समझने में हेल्प करती है साइकोलॉजी। और पेशेंट के रिलेटिव हैं उनको अंडरस्टैंड करने में या समझने में, समझाने में हेल्प करती है। प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट आफ्टर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ पैटर्न। क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। और किस में हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है रिलेशनशिप हेल्थ केयर टीम के बीच। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हेल्प करती है। और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है साइकोलॉजी। नर्स के या पेशेंट की कम्युनिकेशन स्किल हेल्प करती है। और क्या करती है कि हेल्प अंडरस्टैंड वन सेल्फ टू अदर सेल्फ, एक दूसरे को समझने में हेल्प करती है। तो यही सिग्निफिकेंस है साइकोलॉजी के नर्सिंग में। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब बात करेंगे हम सेकेंड यूनिट, साइकोलॉजी के सेकेंड यूनिट के बारे में। अब बात करेंगे इस वीडियो में यूनिट 2 के बारे में, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये जो कि साइकोलॉजी की यूनिट सेकेंड है। तो ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर होता क्या है। तो द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियरल फंक्शन, नर्वस सिस्टम, पार्टिकुलरली ब्रेन एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू बोथ। इसमें क्या होता है कि जो कि ब्रेन का बिहेवियर किस तरह है और उसके बारे में, उससे रिलेटेड साइकोलॉजी का इसमें हम अध्ययन करते हैं। और ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन 3 टाइप्स के होते हैं माइंड, इसके अकॉर्डिंग किसके बेस पे, बिहेवियर के बेस पे। कॉन्शियस माइंड, सेमी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो कि प्रेजेंट माइंड इज रिलेटेड टू द अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल देयर इन्वायरमेंट। इट इज कंसर्न विथ थॉट, फीलिंग एंड सेंसेशन। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है। और सेमी कॉन्शियस माइंड वो होता है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए पार्ट ऑफ माइंड इन विच ideas, information are stored, particularly forgotten this just before margin of consciousness। इसमें
सेमी कॉन्शियस में वो होता है कि जब कोई चीज़ आप याद करते हैं उसके बाद याद करने के बाद कुछ भूल जाता है, तो ये हो गया प्रेजेंट टाइम पर आपको वो बात याद नहीं आएगी, ये हो गया सेमी कॉन्शियस माइंड। अब बात करेंगे अनकॉन्शियस माइंड की। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? डायनामिक प्रोसेस है, इंडिविजुअल टोटली अवेयरनेस अबाउट एक्टिविटी इन देयर इन्वायरमेंट। स्पेशल टाइप्स ऑफ मेथड आर यूज्ड फॉर साइको एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल। अनकॉन्शियस माइंड में टोटल अनकॉन्शियस हो जाता है माइंड। बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है? तो बॉडी एंड माइंड आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि दोनों डिफरेंट होते हैं एस्पेक्ट और दोनों एक दूसरे को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी एंड माइंड आर हेल्पफुल टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल। और बॉडी एंड माइंड इंस्पायरेबल इज द एक्सटेंशंस ऑफ बोथ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। दोनों यानी हेल्पफुल होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। अब देखेंगे इन्वायरमेंट इसमें कितने टाइप का होता है। तो इन्वायरमेंट 3 टाइप का होता है। इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट, इंट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। ये हो गया। ये खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं चैप्टर ये वाला, वैसे इसमें 2 ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हो गया यही कॉन्शियस अनकॉन्शियस वाला माइंड हो गया, और ईगो सुपर ईगो भी पूछ लेता है कभी कभी। इसमें ब्रेन से रिलेटेड है। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, क्योंकि बॉडी माइंड रिलेशनशिप चैप्टर का नाम ही है तो उसी से रिलेटेड है। अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में। ये है यूनिट 3 साइकोलॉजी की, मेंटल हेल्थ एंड mental hygiene. According to the Carl Menninger scientist है an adjustment of human beings to the world to each other with maximum effectiveness। तो ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप की डिफिनीशन दिया था, किसने दिया था? कार्ल मेनिंजर ने। तो इसमें और दूसरी डिफिनीशन है कट्स एंड मोस्ले के अकॉर्डिंग, मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी विच हेल्प्स टू सीक एडजस्टमेंट डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि मेंटल एबिलिटी हमारी जो होती है वो हमें हेल्प करती है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम किस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे और उसको सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करेंगे और एडजस्ट कैसे करेंगे। तो इसके बारे में ये सिखाती है हमको। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन रहेगा, तो वो सब देखते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं मेंटल हेल्थ हाइजीन के? तो एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, अब परसेप्शन हो गया, अचीवमेंट ऑफ टास्क हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सब होते हैं कॉन्सेप्ट। मेंटल हाइजीन का मतलब रेफर करता है क्या होता है मेंटल हाइजीन की? डेली एक्टिविटीज सपोर्ट मेंटेन मेंटल हेल्थ। तो हमारी डेली एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मेंटल हेल्थ हाइजीन का? प्रिवेंशन हो गया, करेक्टिव एक्शन हो गया, लिविंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ, वेयरिंग साइन पुअर मेंटल, ये हो गया। अब बात करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट की डिफिनीशन क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट इज ए क्लैश और डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स इन लाइट्स ड्यू टू differing interest, opinion, goal or values. Conflict is a state of opposition between person, ideas, beliefs और interest. Conflict क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है अपनी राय रख रहा है और तुम अपनी ओपिनियंस दे रहे हो तो वो अपनी दे रहा है, जो सेम दोनों का इंटरेस्ट ना हो, तो तभी कॉन्फ्लिक्ट
जो है जनरेट होता है। टाइप्स देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप्स कौन कौन से दिए गए हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है, एविडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब मल्टीपल और डबल एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट किसके कार्ड, इसके अंदर क्या देखते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन हंगर एंड स्लीप के बीच सेम टाइम में, कि जैसे किसी को भूख भी लगी है और उसको सोना भी है। इसमें क्या होता है कि टेंशन क्रिएट करता है, जिसमें हम एक चाहते दोनों चीज़ है लेकिन हमको एक ही चीज़ मिल पाता है। एग्जाम्पल, चूजिंग बिटवीन टू अपीलिंग जॉब ऑफर्स। जैसे जॉब ऑफर्स आपके पास दो हैं लेकिन आपको एक ही मिलेगी, दोनों नहीं। और एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, पीपल थिंक फास्टली वन देन अदर। एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि इक्वल, यहाँ पर क्या होता है, पीपल थिंक फास्टली वन देन अदर। और एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन पर्सन हैज टू चूज बिटवीन टू इक्वली अंडरस्टैंडिंग ओपिनियन। इसमें भी वही दिया गया है कि दो ओपिनियन है और उसमें से अंडरस्टैंडिंग ओपिनियन को चुनना है। अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो इमोशनल रिएक्शन लाइक फियर, एंगर, एग्रेशन डेवलप्स ड्यू टू अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या डेवलप होता है, डर डेवलप होता है, एंजाइटी डेवलप होती है, एग्रेशन डेवलप होता है। और मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इट आइडियाज टू इमोशनल रिएक्शन विच डेवलप्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या होता है कि इमोशनल रिएक्शन डेवलप होते हैं जो कि बिहेवियर में, व्यवहार में चेंजेस लाते हैं। कोई व्यक्ति जैसे दुखी है तो उसके व्यवहार में क्या देखने को, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितने होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के लेवल कितने टाइप के होते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट। तो ग्रुप इंडिविजुअल लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अकॉर्डिंग कितना है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। ग्रुप के अकॉर्डिंग भी वही है, इंटर पर आपको लगा देना है बस, ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और रोल ऑफ नर्स, रोल रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन। नर्स का क्या रोल होता है, तो अवॉइड मेकिंग एरर्स, अवॉइड करना जो कि है गलतियों को। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, क्या करना है कि टाइम को मैनेजमेंट करना है। मेकिंग इफेक्टिव आई कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट, फाइंड cause a dispute and क्या है लिखा है, तो क्या था यहाँ पे कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है, अवॉइड करना है एरर्स को, गलतियों को। और इफेक्टिव आई कांटेक्ट जो है क्या है कि मेंटेन बना के रखना है पीपल से, फुल कॉन्फिडेंस रहे जिससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। इसी का एक टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, उसी को देख लेते हैं। थर्ड चैप्टर का है वो भी पार्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, तो डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रोसेस है सेल्फ डिफेंस की और सेल्फ प्रोटेक्ट की, जिसमें फर्स्ट देखेंगे रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन किसी गोल को अचीव नहीं कर पाता है, या कोई भी चीज़, जैसे हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और वो हमको नहीं मिलती है, तो हम उसमें क्या करने लगते हैं, कमियां बताने लगते हैं। कि जैसे कोई गाड़ी लेना है आपको, आपके पास उसको लेने के लिए धन नहीं है उतना, तो क्या करेंगे कि ये अच्छी नहीं है, कंडीशन ख़राब है, ये सब बताने लगेंगे। तो वही होता है इसमें कि
कि क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस पर्सन नॉट फाउंड सक्सेस एंड गिव रीजन। पर्सन जो है सक्सेस को नहीं पाता तो रीजन देने लगता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेप्स और सोर, अंगूर खट्टे हैं। और दूसरा इसका है दूसरा है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि ब्लेम करना दूसरे के ऊपर, अपनी कमियों को छुपाना और दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। इन प्रोजेक्शन पीपुल हाइड देयर एरर्स एंड ब्लेम अदर्स, वही होता है। तीसरा है डिफेंस मैकेनिज्म हो गया सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस पर्सन हैव टू गोल्स एंड टू गोल्स, अ पर्सन नॉट बिकम ए डॉक्टर देन ही कैन बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर। तो इसमें दो गोल्स पर्सन के होते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, MBBS बनना चाहता है, तो वो एग्ज़ाम देगा। तो ऐसा नहीं है कि MBBS नहीं बना तो उसके नीचे वाली जैसे पोस्ट है BHMS भी, तो उसी फील्ड में और कुछ कर सकता है। ये होता है सब्सटीट्यूशन। कंपेंसेशन क्या होता है, इसमें भी टू गोल्स होते हैं। जैसे कंपेंसेशन इज रिलेटेड टू सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन इज नॉट गुड इन स्टडी देन ही परफॉर्म वेरी वेल इन स्पोर्ट। जैसे कोई इसमें दो गोल्स होते हैं कि जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन वो खेल कूद में ज़्यादा अच्छा है, तो वो उसके यानी दो गोल हैं, एक पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही तो वो क्रिकेट अच्छे से खेल रहा है, तो वीकली पॉइंट को जो है कवर कर रहा है। वीक पॉइंट क्या है उसका कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा लेकिन क्या है एक चीज़ में वो अच्छा है। डिनाइल क्या होता है, इन दिस प्रोसेस पर्सन कैन नॉट डिनाई हिज पास्ट प्रॉब्लम्स, ए पर्सन कैन नॉट डिनाई डेथ ऑफ हिम। तो डिनाइल क्या होता है, इसमें एक पर्सन जो होता है जैसे किसी की घर में कोई डेथ हो गई तो आदमी उस सदमे को भुला नहीं पाता है, जो अब उसकी पास्ट की प्रॉब्लम है उसको भुला नहीं पाता है, तो उसी को बोलते हैं डिनाइल। और 6 नंबर है क्या है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। इसमें क्या होता है रिप्रेशन पीपुल फॉरगेट हिज पास्ट एक्सीडेंट अनकॉन्शियसली। इसमें भी वही क्या होता है कि पर्सन भूल नहीं पाता है, अनकॉन्शियसली हो जाता है लेकिन भूल नहीं पाता है, वो जो प्रॉब्लम होती है वो भूल नहीं पाता है। और सप्रेशन क्या होता है, जैसे कोई है इंटरव्यू में फेल हो गया, एग्ज़ाम में फेल हो गया, उससे जो डिप्रेशन जनरेट होता है वो होता है सप्रेशन। उससे बचने के लिए जो वो उपाय करता है वो होता है सप्रेशन। रीजनरेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन में ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी व्यक्ति चाइल्ड लाइक बिहेवियर करता है उसको रिग्रेशन बोलते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये भी एक तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म है। रिएक्शन फॉर्मेशन अपोजिट बिहेवियर ऑफ सिचुएशन। जैसे रिएक्शन फॉर्मेशन क्या हो गया, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। किसमें क्या है, सिचुएशन जो है प्रेजेंट टाइम पर उसके विपरीत कोई भी व्यवहार करना। जैसे कोई डेथ हो गई है कहीं पे, अब आप लोग तो आप वहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो अपोजिट व्यवहार कर रहा है। जैसे डेथ हो गई तो सभी लोग रो रहे हैं और वहाँ पे वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में इमोशन, वन पर्सन के इमोशन ट्रांसफ़र कर देना दूसरे पर्सन पर। जैसे कोई टीचर आया आपको पढ़ाने के लिए और वो घर से झगड़ा करके आया है, अब सारा गुस्सा आप पे निकाल दे, तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये 11th पॉइंट है डिफेंस मैकेनिज्म के, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम में। और ये नीचे दिया गया है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म आपने देख लिया है ऊपर, 11 बताए हैं आपको। रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, सब्सटीट्यूशन, कंपेंसेशन, डिनायल, रिप्रेशन, सप्रेशन, रीजनरेशन, रेग्रेशन। तो ये रहे डिफेंस मैकेनिज्म।
अब बात करेंगे यूनिट 4 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब कोई व्यक्ति बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद उसकी धीरे धीरे एज बढ़ती है, तो एज के अकॉर्डिंग उसकी कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या उसको साइकोलॉजिकल नीड होती है, क्या क्या और ज़रूरतें होती है बढ़ती उम्र के साथ। तो वो जितनी ज़रूरतें होती हैं उसी को हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी describes the process of factor influence the growth and development of an individual in relation to his behavior from birth to old age। इसका मतलब वही होता है कि बर्थ से ओल्ड एज तक जितनी ज़रूरतें हैं उनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ पीपल एट डिफरेंट एज। तो जो साइकोलॉजी है तो डिफरेंट एज में क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फेंसी जो हो गई वो 0 से 1 मंथ के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, और 0 से 1 ईयर्स का जो बच्चा है वो इन्फेंट के अंदर आएगा। और अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में कौन आएगा? 2 से 6 साल का बच्चा है तो कितने में आएगा? अर्ली चाइल्डहुड में। और लेट चाइल्डहुड में आएगा 6 से 12 साल। एडोलेसेंस में आएगा 12 से 19 साल यानी 19 ईयर्स। अर्ली एडल्टहुड में 20 से 40 साल। मिडिल एडल्टहुड में आएगा 40 से 60 साल। लेट एडल्टहुड में आएगा 60 साल के एबव का। तो इन्फेंसी के टाइम देखते हैं, अब एक क्लासिफिकेशन किया गया है। ये आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन एकदम नॉर्मल सा है। आप जो इसमें आप वही लिखिए जो आपको समझ में आए। जैसे इन्फेंट बच्चा है तो उसकी क्या क्या नीड होगी वही लिखना है। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी बिगिन बर्थ टू लास्ट 1 ईयर ऑफ। तो 0 से 1 साल का समय होता है जो हाँ 1 साल का, तो वो इन्फेंट में आता है। और 4 वीक्स एट बर्थ। ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ इन्फेंट सोज डेवलपमेंट सिट स्टैंड बिगेन वॉक। जो इन्फेंसी 0 से 1 साल का समय होता है उसमें बच्चा क्या क्या सीखता है? खड़े होना सीखता है और चलना खड़े होने लगता है, लेकिन उसकी क्या क्या और वृद्धि हो जाती है। उसकी हाइट थोड़ा बढ़ जाती है, वज़न बढ़ जाता है। जो नॉर्मल वेट बर्थ के टाइम वेट था उससे वेट ज़्यादा हो जाता है। और उस टाइम उसको साइकोलॉजिकल नीड क्या चाहिए? लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, यही सब उसको नीड होंगी। साइकोलॉजिकल नीड देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है क्या क्या चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, कंफर्ट चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल कंटेक्ट, ये सब चाहिए। और अर्ली चाइल्डहुड में क्या आएगा? 2 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं इसमें आते हैं। तो उनको क्या क्या चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड? इसमें क्या क्या बच्चे सीख जाते हैं? दौड़ना सीख जाते हैं, क्लाइंबिंग करना सीख जाते हैं, जंप करना सीख जाते हैं, और वो सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं। और उनकी साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है? इंक्लूड लव, रिकॉग्नाइजेशन, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, ये सब होती हैं। उनकी साइकोलॉजिकल नीड हो गई। सब में जैसे बढ़ती एज के अकॉर्डिंग आपको उनकी ज़रूरतों के बारे में लिखना है। यही है साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और इसमें कुछ नहीं लिखना है। जैसे उम्र के साथ जो ज़रूरतें बढ़ती जाएँ उसी को लिखिए। आपको क्या क्या ज़रूरत है उस एज के अकॉर्डिंग, वही है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ड्यूरिंग दिस पीरियड फिजिकल ग्रोथ भी हो जाती है 6 से 12 साल के बच्चों में, और हाइट भी बढ़ जाती है। मस्कुलर डेवलपमेंट, कैपेबल मेनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ सच एज रनिंग, स्विमिंग, राइडिंग बाइसिकल। साइकोलॉजिकल नीड, लव, अफेक्शन, सिक्योरिटी, यही सब, गाइडेंस देना, डिसिप्लिन में रहना, यही सब चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल नीड में। एडोलेसेंस में क्या आता है? 12 से 19 साल के बच्चे आते हैं, जो कि इसमें क्या क्या हो जाते हैं? हार्मोनल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, वेट बढ़ जाता है। उनको क्या क्या नीड की आवश्यकता होती है?
ये लिखना है इसमें। और अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है, अर्ली एडल्टहुड एज होती है 20 से 40 साल। इसमें होता है एडल्ट जो होते हैं उनकी प्रॉपर जो हाइट बढ़ना होता है वो बढ़ चुकी हुई होती है। इस उम्र में के लोगों को क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए यंग पीपल को। बॉडी चेंजेस होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन अब तो इस उम्र के पहले ही सफ़ेद हो, बच्चा बचपन से ही सफ़ेद रहते हैं बाल कुछ लोगों के। तो इस उम्र के लोगों को क्या आवश्यकता होगी, तो साइकोलॉजिकल नीड क्या क्या चाहिए, सोसाइटी चाहिए, मैरिज इस उम्र में हो जाती है और रिलेशनशिप को डेवलप कर लेते हैं अपना। और मिडिल एडल्टहुड में क्या देखेंगे, 40 से 60 साल के जो ईयर्स के लोग हैं वो इसमें आएंगे मिडिल एडल्टहुड में। इस एज ग्रुप के पीपल क्या करते हैं, 40 से 60 वाले, वो अपने जो क्या करते हैं कि पर्सन का ये मिड लाइफ होता है लाइफ का, और डिक्रीज हो जाता है वो प्रोडक्शन, वो किसका हो जाता है प्रोडक्शन डिक्रीज, एस्ट्रोजन हार्मोन का और टेस्टोस्टेरोन लेवल, फिजिकल मेंटल चेंजेस हो जाते हैं। और क्या होता है, साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, सपोर्ट फ्रॉम ए पार्टनर, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट की आवश्यकता होती है, लव की ज़रूरत होती है, फ्रॉम फैमिली एंड बच्चों की। और इस उम्र में क्या लोग करते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस डेवलप करते हैं। और लेट एडल्टहुड में क्या होता है कि लेट एडल्टहुड में जो पर्सन है अपने एक्टिव किसी जो काम को करते रहते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं, उससे वो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का मतलब यानी रिटायरमेंट पीरियड होता है ये। और कई लोग बीमारियों से कई ग्रसित हो जाते हैं, जैसे डिसीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो गया, और कैंसर जैसी बीमारियाँ हो गई, ये लॉस ऑफ हियरिंग भी हो गई, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाना, डिफ़िकल्टी इन विज़न, देखने में प्रॉब्लम होना, ये सब होने लगता है। और उनको क्या साइकोलॉजिकल नीड की ज़रूरत होती है, नॉर्मल रोल इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या साइकोलॉजिकल नीड होंगी, इंक्लूड नीड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इमेज, नीड नॉर्मल रोल रिलेशनशिप, लव की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे डाबडा, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो ये डाबडा क्या है, कुबलर रॉस मॉडल इसको बोलते हैं। कुबलर रॉस मॉडल यानी कुबलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक दिया था डाबडा डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। डिनाइल का मतलब कोई भी चीज़ कंडीशन आपके साथ घटना घट रही है तो आप पहले उसको इनकार करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, फिर बाद में गुस्सा करेंगे, गुस्सा करने के बाद बार्गेनिंग करेंगे, बार्गेनिंग करने के बाद डिप्रेशन में जाएंगे, और डिप्रेशन के बाद वो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रॉस मॉडल, कुबलर रॉस मॉडल में यही डिफाइन किया गया है। स्टेज ऑफ शॉक, वही चीज़ें हैं, बार्गेनिंग, डिप्रेशन इट इज स्टेट, सॉरी क्या है इसमें दिया है कि इट इज ए स्टेज ऑफ हेल्पलेसनेस, दे आर फीलिंग होपलेसनेस एंड थिंकिंग आई एम सो सैड, आई एम, मतलब वही होता है कि कोई पर्सन हेल्पलेस हो जाता है और उसको फिर क्या फील करने लगता है कि दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वही दिया गया है इसमें। और एक्सेप्टेंस में लास्ट में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही है डाबडा कुबलर रॉस मॉडल। अब बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में, पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी वो होता है एक तरीके की सेल्फ, वो होती है इमेज होती है, उसी को पर्सनालिटी बोलते हैं। एटीट्यूड, इंटरेस्ट और बॉडी लैंग्वेज, ये सब पर्सनालिटी में आता है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे पर्सनालिटी का। तो पर्सनालिटी जो है डिराइव की गई है लैटिन वर्ड से पर्सोना मीन्स क्या होता है, मास्क। द वर्ड पर्सनालिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना मीन्स मास्क। पर्सनालिटी क्या है, यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है पर्सनालिटी की, दो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो आपको जो डिफिनीशन सही लगे वही लिखिएगा।
अपने से बना के लिख सकते हैं। तो अगर कोई डिफिनीशन आपने याद किया है वो याद नहीं आ रही तो बना के भी लिख सकते हैं। पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, सो हैबिट, थिंकिंग, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मैनर, एक्टिंग एंड पर्सनल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। क्या होती है? पर्सनल फिलॉसफी होती है लाइफ की। अब देखेंगे लेही जो वैज्ञानिक थे उनके अकॉर्डिंग क्या थी। सम टोटल ऑफ द वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग दैट मेक वन पर्सन यूनिक। कुछ क्वालिटीज़ जो पर्सन को सोचने और महसूस करने में क्या है, एक्टिविटीज़ हैं जो कि अलग बनाती हैं सभी लोगों से, उसी को बोलते हैं पर्सनालिटी। वाटसन के अकॉर्डिंग क्या है? पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर ए लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। सबका मतलब वही है। अब साइंटिस्ट अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी की। तो पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है? 6 टाइप में है। हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। आप जब पर्सनालिटी के बारे में लिखेंगे, जैसे दे दिए पर्सनालिटी डिफिनीशन एंड टाइप्स, 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप पहले फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, फिर एक एक करके डिफाइन कर दीजिएगा कि उसके अकॉर्डिंग क्या क्लासीफाइड किया गया है, उसको बता दीजिए। तो यहाँ पर पहला देखते हैं हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। सेल्डन्स के अकॉर्डिंग, जंग्स के अकॉर्डिंग, अलपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, क्रिस्टमर्स के अकॉर्डिंग और टाइप ए एंड टाइप बी। तो हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन में क्या क्लासिफाई किया गया था? मिलैंकोलिक, कोलेरिक, फिलेगैमेटिक। हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने 4 ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक को ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या किया था? ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। संज्ञुम, फिलीगैमिक और क्या था? मिलैंकोलिक, कोलेरिक। ये 4 क्लासिफिकेशन किया था। क्रिस्टमर ने क्या किया था? क्रिस्टमर क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने ऑल ह्यूमन बीइंग्स को सर्टेन बायोलॉजिकल टाइप्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया था। लेप्टोसोमैटिक, एथिलेटिक, पाइकनिक। शेल्टन क्लासिफिकेशन क्या था? ह्यूमन बीइंग्स को सर्टेन टाइप्स में अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको वो किया था क्लासिफिकेशन। इंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ये 3 तरीके से क्लासिफाई किया था। जंग्स के क्लासिफिकेशन क्या था? जंग्स ने क्लासिफिकेशन किया था एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, 2 टाइप में पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया था। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? आर इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड। ऐसा व्यक्ति जो कि अपने इन्वायरमेंट से और सोशल प्रोग्राम में इन्वॉल्व होता है, यानी सोसाइटी से इंटरेक्ट रहता है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट जो होता है वो एक्सट्रोवर्ट के जस्ट अपोजिट होता है। एक्सट्रोवर्ट नॉट इंटरेस्टेड इन अराउंड देमसेल्व्स, देयर ओन फीलिंग्स, इमोशंस, आर अनएबल टू एडजस्ट easily to social situation. Introvert likes a society, enters philosophers. जो एक इंट्रोवर्ट होता है वो सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, वो अपने काम से काम ऐसा व्यक्ति रखता है। अब देखते हैं अल्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन। अल्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन को पर्सनालिटी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। डिसेंडेंट, एसेंडेंट और टाइप ए, टाइप बी क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी का। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स पर्सनालिटी के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। अब बात करेंगे हम यूनिट 6 के बारे में, कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? तो इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस में पहला टॉपिक है अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन किसी चीज़ को हम जैसे कोई भी ध्यान देते हैं, किसी काम को करने में हमारा जो फोकस रहता है उसको बोलते हैं अटेंशन। तो वही डिफिनीशन दिए हैं यहाँ पे विलियम जेम्स
साइंटिस्ट है। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एफर्ट ऑन सेंसरी, वही है अटेंशन। और दूसरी डेफिनेशन क्या है डॉम विले के अकॉर्डिंग, अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। जो अटेंशन होती है उसके जब टाइप्स देखेंगे तो टाइप्स बेस्ड ऑन सेंसेस के बेस पर और बेस्ड ऑन रॉस के अकॉर्डिंग। तो सेंस के बेस पर देखेंगे तो दो तरीके के अटेंशन होते हैं, एक तो विजुअल अटेंशन, ऑडिटरी अटेंशन। विजुअल अटेंशन वो होता है जो कि हम देख के अटेंशन करते हैं, और एक होता है हम ऑडिटरी यानी सुन के अटेंशन करते हैं, ध्यान देते हैं। और रॉस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, तीन तरीके के, सिलेक्टिव अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन, वॉलेंट्री अटेंशन। और डिटर्मिनेंट्स अटेंशन क्या क्या हैं, कौन कौन हो गया, एक तो हो गया कलर, हो गया साइज, हो गया मूवमेंट, हो गया ड्यूरेशन, लोकेशन, कंट्रास्ट हो गया, ये सब हो गए अटेंशन के डिटर्मिनेंट्स। इंटरनल फैक्टर ऑफ अटेंशन, इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हो गए जो कि अटेंशन में हेल्प करते हैं, एक तो हैबिट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और पार्टिकुलर हैबिट हो गई, डे बाय डे अटेंशन इंक्रीज करती है। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन को। अटेंशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गई पर्सनालिटी हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया। अब टाइप्स देखेंगे, डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन कितने टाइप का होता है। तो डिस्ट्रैक्शन दो तरीके का होता है, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन होता है। कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन का एग्जांपल हो गया जैसे कोई मार्केट प्लेस हो गया। इन डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि नेचर हो गया इसका एग्जांपल। अब बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस बोलते किसे हैं, तो मेंटल जो एबिलिटी होती है हमारी, मेंटल कैपेसिटी कितनी होती है उसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज ए कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल थिंक, कोई व्यक्ति सोचने की क्षमता को, ब्रेन कैपेसिटी को, उसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसका आईक्यू का फार्मूला होता है मेंटल एम ए अपान सी ए, मेंटल एज अपान कोरोनोलॉजिकल एज, ये फार्मूला होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। एम ए अपान सी ए इक्वल टू 100। जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है वो 50 से 70 के बीच होता है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है 35 से 50, और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन 20 से 25। पैराफाउंड मेंटल रिटार्डेशन 0 से 20। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है। अब देखते हैं इंटेलिजेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इंटेलिजेंस का यूज कहाँ होता है, एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी चीज़ को सीखने में, और क्रिटिकल थिंकिंग करने, सपोर्ट करने में हायर कॉग्निटिव फंक्शन को। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है, परसेप्शन। परसेप्शन इज द वे हाउ ए पर्सन अंडरस्टैंड समथिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड परसेप्शन। ये सिंपल सी डिफिनीशन दी गई है परसेप्शन की, यानी किसी चीज़ को समझना ही, परसेप्शन अपनी दृष्टि के अकॉर्डिंग उसको समझना ही परसेप्शन कहलाता है। तो प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं परसेप्शन के देखेंगे। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है प्रिंसिपल की, तो वर्ड को ना देखिए, मेन इधर देखिए, इम्पोर्टेंट जो है ग्रुपिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग हो गया, सिमिलरिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टेक्स्ट, एडाप्टेबिलिटी, ये प्रिंसिपल्स हो गए इसके परसेप्शन के। और परसेप्शन की डिफिनीशन हो गई क्या हो गई कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड परसेप्शन। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर को अफेक्ट करने वाले परसेप्शन कौन कौन से, ब्रेन हो गया, सेंस ऑर्गन हो गया, मेमोरी, इमेज
नीड, डिजायर्स, पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट, ये सब हो गया। अब बात करेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, कलेक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, न्यू डाटा, न्यू एक्सपीरियंस, दैट कॉल्ड लर्निंग। जब हम लर्निंग वो चीज़ होती है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या नया डाटा कलेक्ट करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसी को लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग का मतलब सीखना, कुछ नया सीखना, वही लर्निंग है। दो तरीके की लर्निंग होती है, डोमेन लर्निंग, टेक्निक, डोमेन और टेक्निक्स। डोमेन लर्निंग होती है, वर्बल लर्निंग हो गया, मोटर लर्निंग हो गया, स्किल लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, मोटर एंड कॉग्निटिव लर्निंग, वही हो गया। और टेक्निक्स कितनी टाइप की होती हैं? चेन, सीरियल, एसोसिएट लर्निंग। नेचर्स क्या होता है? इसका नेचर हो गया एज, अटेंशन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन, फिजिकल हेल्थ। अब मेमोरी की बात देखेंगे। मेमोरी का क्या काम है? जो हमारे डाटा को कलेक्ट करता है उसी को बोलते हैं मेमोरी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हिलगार्ड, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या दिया? मेमोरी मीन्स शोइंग इन द साइंस ऑफ हर लर्नड एक्टिविटीज इन द प्रेजेंट एक्टिविटीज। जो जल्दी सीखी गई एक्टिविटीज और प्रेजेंट टाइम की एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेचर क्या होता है लर्निंग का? लर्निंग का नेचर हो गया, नेचर क्या होता है मेमोरी का? तो मेमोरी का हो गया रिकॉल, हो गया स्टोरेज, हो गया रिटेंशन, हो गया लर्निंग, हो गया। कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। एक तो इमीडिएट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी एंड टेम्पोरल मेमोरी। फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग का मतलब फेलियर टू रिकॉल, किसी चीज़ को यानी भूल जाना और आइडियाज ना आना उसके बारे में, उसी फॉरगेटिंग बोलते हैं। 2 तरीके की फॉरगेटिंग होती है, नेचुरल मेमोरी लॉस, मॉर्बिड मेमोरी लॉस। अब देखते हैं थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग एक तरीके की प्रोसेस होती है जिससे हम किसी बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी को थिंकिंग बोलते हैं। थिंकिंग की जो डिफिनीशन है, गिलमर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। थिंकिंग इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज, सिंबल्स, प्लेस ऑफ वर्ट एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम आइडियाज़ यूज़ करते हैं, सिंबल का, प्लेस का यूज़ करते हैं। और इसके क्या क्या है फीचर्स, कौन कौन से हैं? मेंटल प्रोसेस हो गया, इंटरनल प्रोसेस है एक तरीके की, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। अब लेवल्स कितनी होती हैं थिंकिंग की, उसके बारे में देखते हैं। तो एक्वायरिंग नॉलेज हो गया, सबमिटिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग, वेरीफाइंग और सिंथेसिस हो गया, इवैल्यूएटिंग हो गया। ये हो गए लेवल्स थिंकिंग के। अब बात करेंगे एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड मतलब कोई एक अलग ही तरीके का टैलेंट होता है। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल टैलेंट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। इट इज़ द इट इज़ ए प्रॉब्लम solving behavior, a person capacity to learn a particular information, skill group such as capacity to speak language, म्यूचुअल टैलेंट। ये एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर प्रोसेस है, उसी को एप्टीट्यूड बोलते हैं। और एप्टीट्यूड, एट्टीट्यूड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी अभी आएगा, आगे बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरे 11th टॉपिक को कवर करना है, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। 160 है अब तो वैसे भी लंबी होनी है वीडियो। तो देखते हैं कैटेगरीज कितनी है एप्टीट्यूड की। तो वर्कफुल एप्टीट्यूड हो गया, क्रिएटिव एप्टीट्यूड हो गया। वर्कफुल एप्टीट्यूड ये टाइप है, कैटेगरी है एप्टीट्यूड की। नीड एंड डिज़ायर हो गया, पोटेंशियल, मोटिवेशनल स्किल हो गई। तो ये चैप्टर जो है कॉग्निटिव प्रोसेस चैप्टर जो है यूनिट 6 ये समाप्त होती है यहीं पे।
अब बात करेंगे यूनिट 7 के बारे में। तो यूनिट 7 कौन सी है देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे यूनिट 7 के बारे में। साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं है, ये यूनिट है, यूनिट 7 है, मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रोसेस। तो इसमें हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन, इमोशन एंड एटीट्यूड, स्ट्रेस के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन एक तरीके का क्या होता है कि फोर्स होता है जो मेंटेन करता है हमारे डायरेक्शन को। एक तरीके का एक्सटर्नल फोर्स भी होता है, इंटरनल फोर्स भी होता है, जो कि हमें एक सही दिशा दिखाता है और हमको गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो मोटिवेशन की डिफिनीशन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। रॉबर्ट बैरोन के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज एन इनफेड इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिविटीज गाइड एंड मेंटेन बिहेवियर ओवर टाइम। और जो मोटिवेशन है वो कहाँ डेराइव हुआ है? लैटिन वर्ड मूवेर। मूवेर मीन्स होता है मूव। कॉन्सेप्ट कौन कौन से मोटिवेशन के? तो मोटिवेशन डिराइव डिजायर्स, नीड्स, ह्यूमन बींग्स। इंटरनल मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल, डायरेक्ट बिहेवियर। मोटिवेशन दो तरीके का होता है। एक तो हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, नेगेटिव मोटिवेशन होता है। कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है इसको। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो एक सेल्फ डिराइव्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन दो तरीके का होता है। सेल्फ डिराइव मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इन दिस मोटिवेशन मोटिवेटेड बाई इंटरनल डिजायर। कोई भी पर्सन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक जो होता है मोटिवेशन होता है, उसमें पर्सन मोटिवेटेड एक्सटर्नल डिजायर से मोटिवेट होता है। और ये प्रोसेस किस तरह काम करती है? तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस देखते हैं। इम्पोर्टेंट है कि मोटिवेशन कैसे आता है। जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसको सोचेंगे, उसके बारे में टेंशन होगी हमको, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम गोल अपना बिहेवियर चेंज करेंगे या कोई प्लान करेंगे। अब प्लान करने के बाद नीड सेटिस्फेक्शन होगा। नीड यानी वो जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, तो क्या फीडबैक क्या निकलेगा कि नीड की फुलफिलमेंट हो गई। तो ये प्रोसेस हो गई। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्पोर्टेंस क्या क्या है? तो एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। किसी चीज जो आवश्यकता उसकी पूरी हो जाए, वो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। प्रोडक्टिविटी हो, उसके लिए मोटिवेशन। लर्निंग, कोई चीज़ सीखने के लिए मोटिवेशन चाहिए। डिसिप्लिन के लिए मोटिवेशन। तो ये सब चीज़ों के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। नेचर ऑफ मोटिवेशन, नेचर क्या होता है? बेस्ड ऑन मोटिव्स के बेस पर होता है, सेटिस्फैक्शन के बेस पर होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, गोल डायरेक्शन बिहेवियर भी होता है। डर डर के अकॉर्डिंग भी मोटिवेशन आता है। फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के फैक्टर कौन कौन से हैं? लीडरशिप स्टाइल हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया एंड एप्रिसिएशन हो गया, पॉजिटिव कंपनी कल्चर हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सब हो गए फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन। अब बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में। वे ऑफ जजमेंट, बिहेवियर जजमेंट। हम किसी चीज़ के बिहेवियर को कैसे जजमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड इज ए इंटायर पैकेज ऑफ पर्टिकुलर बिलीव्स, फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्स टेंडेंसीज। Attitude is a relatively permanent structure of ideas, attitudes, behavior and organization event symbol। ये रही डिफिनीशन एटीट्यूड के बारे में। उसका नेचर क्या होता है? जो एटीट्यूड होता है वो नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, जन्म से नहीं प्रेजेंट होता है। एटीट्यूड आर रिलेटेड थॉट्स, इमेज, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड इज हेल्पिंग टू गाइडिंग बिहेवियर, बिहेवियर को गाइड करने में हेल्प करता है। और लर्न कर क्या करते हैं, सीखते हैं थ्रू ओन एक्सपीरियंस। एटीट्यूड आता है। लर्निंग एटीट्यूड एसोसिएटेड विद
एसोसिएटेड बाय टीचर एटीट्यूड बाय एसोसिएशन, किसी एसोसिएशन के द्वारा, संगठन के द्वारा एटीट्यूड आता है। जैसे कोई टीचर हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, उससे मोटिवेट होके जो एटीट्यूड आता है वो हो गया। लर्निंग एटीट्यूड बाय रिवार्डेड और पनिशमेंट, किसी चीज़ को कोई आदमी है, उसको जैसे पनिशमेंट मिल गई तो उससे ज़्यादा क्या होता है, क्रोशित होता है, और रिवार्ड मिल गया, सम्मानित किया गया, उससे जो मोटिवेट होता है एक एटीट्यूड वो आता है। तो ये सब मोटिवेशन एटीट्यूड दोनों कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चर नॉर्म्स, ये हो गया। और फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूड क्या होते हैं, गोल चेंज, एटीट्यूड चेंज। अगर किसी पर्सन का कोई गोल है, अगर वो चेंज हो गया तो उसके जो गोल के अकॉर्डिंग एटीट्यूड था वो जो है चेंज हो जाएगा। फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया, टीचर्स, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूड में आएंगे। दो टाइप का एटीट्यूड होता है, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, इम्प्लिसिट एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्लासिफिकेशन कई तरीके से है, आपको जो सही लगता है वो लिखिएगा। कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट। और टाइप से देखे जाए तो एटीट्यूड होता है, जो टाइप देखें तो पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड, मेन 3 टाइप का होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, डू नॉट गो आफ्टर निगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कोई व्यक्ति हो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव के बारे में कभी नहीं सोचता है, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है उसकी, और हमेशा हैप्पी, चीयरफुल रहता है, हैप्पी रहता है, खुश रहता है, हमेशा किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कभी डिप्रेशन में जाता है। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, माइंडसेट वाला आदमी होता है। एक्सप्लोर करेगा अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें। नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है पॉजिटिव एटीट्यूड के। ऑलवेज सर्च वीकर एलिमेंट, हमेशा वो कमियां खोजता रहता है दूसरों में, अपने में भी, और हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझता रहता है। फोकस करेगा बैड पीपल को, एवॉइड करेगा गुड पीपल को, यानी अच्छे लोगों को एवॉइड कर देगा और बुरे लोगों के साथ में रहेगा। नॉट इंक्लाइंड पॉजिटिव एलिमेंट, उसमें जो कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ब्लेम करेगा हमेशा अपने फेलियर के लिए दूसरों को। न्यूट्रल क्या होता है, डिपेंड ऑन हिज प्रॉब्लम। न्यूट्रल एटीट्यूड जो होता है अपने प्रॉब्लम पे डिपेंड रहता है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। अब बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस जो होता है इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना ऑफ ऑल पीपल एक्सपीरियंस। पेरेंट्स रेफर स्ट्रेस रेजिंग चिल्ड्रन। जो स्ट्रेस होता है ये किसी चीज़ के द्वारा दिया जाता है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को देते हैं क्योंकि पढ़ लिख के अच्छा नाम करे, उनका नाम रोशन करे। तो ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज द स्ट्रेस इज स्टेट प्रोड्यूस्ड बाई a change in environment like challenging, threatening person, dynamic balance और equilibrium। स्ट्रेस जो होता है डिपेंड रहता है मेंटल एबिलिटी के बेस पे। स्ट्रेसर क्या होता है, 2 चिल्ड्रंस आउट फ्रॉम क्लास बट 1 चिल्ड्रन हैप्पी एंड अनदर इज इन स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेसर क्या होता है, जैसे टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है और दो बच्चों को उसने बाहर निकाल दिया। बाहर क्यों निकाला, क्योंकि वो बात कर रहे थे, बात करने की वजह से उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के कारण एक बच्चा उसमें से खुश है कि बाहर निकाल दिया गया, पढ़ना नहीं पड़ेगा, और दूसरा इसलिए स्ट्रेस में है, चिंतित है कि मेरा वो जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था वो छूट जाएगा, और वो निकालने की वजह से चिंतित है। तो ये है स्ट्रेसर। इसके ये टाइप्स होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग भी होते हैं। वर्क डिमांड हो गया, उससे स्ट्रेस हो जाता है। सोशल इवेंट्स हो गया, मौसम की वजह से, अनहैप्पी रिलेशनशिप की वजह से, ये सब क्या है, कारण है स्ट्रेस के। जॉब खो जाना यानी नौकरी चली जाना, बीमार होना, ब्रेकअप हो जाना किसी का, ब्रेकअप विथ फ्रेंड्स, ये सब, स्टार्टिंग न्यू जॉब, तो ये सभी स्ट्रेसर हैं जो कि
स्ट्रेस पैदा करते हैं। इसकी प्रोसेस चलती है, स्ट्रेसर जो है रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस ऑर्गन सिस्टम, और फिर लोअर ओपिनियन ऑफ हेल्थ, फिर स्ट्रेस सेंसिटिवली, ये सब होता है। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या हो गया, इफेक्ट क्या करता है, स्ट्रेस के प्रभाव क्या क्या होते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कैंसर होने के चांसेस हैं, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, डिप्रेशन, एंजाइटी, सफोकेशन, ये सब डिसीजेज हो जाएगी। कोई व्यक्ति हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है, वही हार्ट डिसीज़ में वही है हाइपर टेंशन, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, प्रेशर, तीन तरीके के होते हैं क्या स्ट्रेस। यहाँ पे कई टाइप से क्लासीफाई किया गया, जो आपको सही लगता है वो लिखिए, इसमें एक्सप्लेन किए देता हूँ। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, मोटिवेशन हेल्प टू अचीवमेंट ऑफ गोल बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक सक्सेसफुल। किसी चीज़ को करने के लिए हम मोटिवेट हुए, और मोटिवेट होने के बाद जब हम वो गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेशन क्या, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके का लड़ाई झगड़ा होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज स्टेट ऑफ बिटवीन अपोजिशन पर्सन, आइडियाज, बिलीव्स और इंटरेस्ट। ये आपने अभी देखा होगा जब साइकोलॉजी की यूनिट 3 पढ़ रहे थे, उसमें हमने इनको डिफाइन किया था एक एक करके, लेवल बताया था और टाइप्स बताया था कॉन्फ्लिक्ट के। अब बात करते हैं इमोशन के बारे में। इमोशन क्या है, इमोशन इज एक्सप्रेस फीलिंग। इमोशन इज इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जो कि हम फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा प्रेजेंट करते हैं इसको। इमोशन आर कंडीशन वी आर यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग, पॉजिटिव इमोशन, निगेटिव इमोशंस। इमोशन इन्वॉल्व फीलिंग, थिंकिंग, एक्टिवेशन, नर्वस सिस्टम चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, फेशियल एक्सप्रेशन, वही सब होता है। कंपोनेंट्स क्या हो गए, फिजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। फिजिकल में क्या होगा, बॉडी प्रोसेस चेंज होगी, क्या क्या होगा, हार्ट रेट, बीपी, स्वेटिंग, रिस्पायरेशन, ये सब चेंजेस हो जाएंगे, बढ़ेंगे घटेंगे। अब बिहेवियरल चेंजेस में क्या होगा, इमीडिएट रिएक्शन होगा, कभी स्माइल होगा, कभी वो फेस डाउन कर लेगा, तो यही सब होते हैं बिहेवियर। कॉग्निटिव में क्या होगा, मेंटल प्रोसेस है, थॉट्स, बिलीव्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन नर्सिंग, इमोशनल डेवलपमेंट का क्या महत्व है नर्सिंग में, तो इंटरेक्शन विथ एडल्ट्स के बीच इंटरेक्शन कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, पीयर्स के साथ मेंटेन कैसे करना है, सोशल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमोशन कंट्रोल कैसे मैनेज करेंगे, इम्पल्स कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, एक्सप्रेशन विथ इमोशन, एम्पैथी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एबिलिटी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इमोशनल डेवलपमेंट के। अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट इसके आगे की। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की एंड इंट्रोडक्शन की। तो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, सिस्टमेटिक एक तरीके के सिस्टम प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट के बिहेवियर को और परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में देखेंगे। एक तो हो गया इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट वही होता है, ग्रुप टेस्ट भी होता है। स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट, कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, ये 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यहाँ तो देखें ये टाइप्स हो गए, अब देखें क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, आईक्यू लेवल टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया। अचीवमेंट टेस्ट कैसे देखेंगे, जैसे कोई एग्ज़ाम लिया गया, उसमें बच्चे ने कितना मार्क्स गेन किया, स्कोर किया, तो वो हो गया स्कूल वो सॉरी अचीवमेंट टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, और न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, मेमोरी, स्पीड, अटेंशन, फोकसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिंग, ये सब टेस्ट हो गए। ये छोटी सी यूनिट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, कभी 2 नंबर पूछ लेगा,
बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, टेस्ट नॉर्म्स होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए टेस्ट की। और यूजेज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यूजेज कहाँ क्या किए जाते हैं? टू फाइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को फाइंड आउट करने में, असिस्ट डायग्नोसिस करने में, और कलेक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में क्लिनिकल मेथड का यूज करते हैं। लिमिटेशन ऑफ टेस्ट ओनली परफॉर्म बाय ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं वो किसी एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी परफॉर्म किए जाते हैं, एक स्पेशलिस्ट के द्वारा। कैन राइज एंजाइटी इन द पेशेंट, जो टेस्ट होते हैं वो के कारण एंजाइटी हो सकती है पेशेंट में। ए नेगेटिव एटीट्यूड कैन बी सीन इन पेशेंट रेगुलरिटी टेस्ट, नेगेटिव एटीट्यूड भी देखा जाता है रेगुलरिटी टेस्ट में। तो ये रही यूनिट साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब बात करेंगे दूसरी यूनिट के नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो कि सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? तो सॉफ्ट स्किल जो होता है कि माइनर होता है एक तरीके के किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, पर्सनल किसी व्यक्ति की जो क्वालिटी होती हैं, स्किल होती है किसी काम करने की, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल दो तरीके की होती हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। जो हार्ड स्किल हो गया उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, टाइपिंग स्पीड हो गई, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, मशीन ऑपरेटिंग हो गई। और जो सॉफ्ट स्किल होते हैं आल्सो नोन एज स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स, इसको इंटरपर्सनल स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती है? लीडरशिप, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आता है? सॉफ्ट स्किल में आता है। सॉफ्ट स्किल का यूजेस क्या है नर्सिंग में? तो नर्सिंग में यूज़ है सॉफ्ट स्किल का कि इंटरेक्ट करना खुद को और कोवर्कर्स को, जो साथ में वर्कर्स हैं उनके साथ कैसे हमको बात करना है, इंटरेक्ट होना एक दूसरे से, उसमें हेल्प करता है। और मेंटेन करता है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए पेशेंट का और उसके रिलेटिव से कैसे बात करना है, कि उसके कंडीशन के बारे में कैसे बताना है। तो ये सब बात करते हैं। तो ये सब क्या है यहाँ पे यूज होता है सॉफ्ट स्किल का। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने आइडिया और विचार, थॉट्स को एक व्यक्ति से खुद से दूसरे व्यक्ति में शेयर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोल के किसी बात को रखते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम सिंबल फॉर्म में रखते हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पेशेंट एंड अदर्स, तो यही सॉफ्ट स्किल, लर्निंग, ट्रस्ट, एम्पैथी, यही सब प्रोसेस है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? तो पहले सेंडर मैसेज करता है, फिर उसके सेंडर सेंड करने वाला मैसेज करता है, मैसेज करने के बाद रिसीवर रिसीव करता है, फिर वो फीडबैक देखता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस भी होती है। अब बात करेंगे आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसके डेफिनेशन, टाइप, पर्पज और बैरियर्स क्या क्या होते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन हस्बैंड वाइफ, फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड नर्स, जो रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एफिनिटी बिटवीन वन और मोर इंडिविजुअल। ये क्या होता है? रिलेशनशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट करता है और अपने विचारों को भी शेयर करता है। तो ये होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये 3 टाइप का होता है, थेराप्यूटिक आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इंटीमेट आईपीआर। इंटीमेट में क्या होता है? ये 2 तरीके का होता है, लव और मैरिज। कैजुअल रिलेशनशिप होता है, क्लोज रिलेटेड होता है। और पर्पज क्या है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का? क्या करने के लिए? ट्रस्ट को, विश्वास को डेवलपमेंट करने के लिए, और लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, और कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेस एमंग नर्सेस, यानी जो नर्सों के बीच स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए एक दूसरे से,
और पेशेंट पे जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है आईपीआर। और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन के लिए, नर्स पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए आईपीआर ज़रूरी है। तो ये रहा साइकोलॉजिकल असेसमेंट तो हो गया, अब आईपीआर भी हो गया, सॉफ्ट स्किल कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में। सेल्फ एम्पावरमेंट चैप्टर है लास्ट, इसके बाद है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, क्लिनिकल रिलेटेड जो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं सोशियोलॉजी का वही होती है, समझते हैं क्लिनिकल कंडीशन क्या है और क्लिनिकल टेस्ट वगैरह हैं, उसमें जो उसी को बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब बात करेंगे सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में। सेल्फ एम्पावरमेंट क्या होता है, मीन्स मेकिंग द राइट्स डिसीजन टू मैनेज योर डेंसिटी, टू इम्प्रूव राइट्स चॉइस, टेकिंग एक्शन, इम्प्रूव बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। इसका मतलब सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब अपने से कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना। और डायमेंशन ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट कौन कौन से हैं डायमेंशन इसके, एक तो सेल्फ अवेयरनेस हो गया, वैल्यूज़ हो गया, इंडिविजुअल स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गया, सेटिंग गोल्स हो गए, कॉन्फिडेंस हो गई। तो ये डायमेंशन है पर्सनल एम्पावरमेंट के। और सेल्फ एम्पावरमेंट देखेंगे क्या होता है। तो सेल्फ एम्पावरमेंट में क्या होता है कि एम्पावरमेंट हाउ ए पर्सन मेक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल गेन्स स्किल कंटैक्ट ओन इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, डेवलप करता है पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन और नॉलेज डायमेंशन सराउंडिंग योर सेल्फ पॉजिटिव पीपल, यानी डेवलप करो पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सेल्फ एम्पावरमेंट जनरेट होगा कैसे कि जब कोई पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और हेल्थी डाइट भी होगी, यानी स्ट्रांग बॉडी होगी और साइकोलॉजिकल डायमेंशन सही रहेगा, कंट्रोल रहेगी, हेल्थ कंडीशन अच्छी रहेगी, तब ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। तो वही सब दिया गया है इसमें। अब बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, मीन्स इन्हेंसिंग द स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, जेंडर, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ वुमेन। सेल्फ की पावर को जनरेट करना, इन्हेंस करना। पावर कैसे आएगी, एजुकेशन से, अच्छे फूड से, न्यूट्रिशन से। तो ये सब मेन हैं जो कि हेल्प करते हैं एम्पावर में। तो देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, तो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए उनके पास, स्वतंत्रता होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए यानी, और कम्युनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, लीगल सोशल जस्टिस होना चाहिए, हेल्थ एंड वेल बीइंग होनी चाहिए। तो ये सब जितने पॉइंट्स दिए गए हैं ये हेल्प करते हैं एम्पावरमेंट को क्या करने में, डेवलप करने में, वुमेन्स एम्पावरमेंट को। एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब। रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरिंग, नर्स का क्या रोल है एम्पावर में। तो सबसे पहले क्या करें, पेशेंट को एजुकेट करें, पेशेंट एजुकेशन दे और एडवोकेसी करे कि क्या कोई केस हो गया है उसमें राइट रॉन्ग क्या है, उसमें हेल्प करती है नर्स। में नर्स को हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, एम्पावरमेंट हेल्प करता है। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट कैसे करना है उसके लिए न्यूट्रिशन डाइट देनी चाहिए, मेडिकेशन समय समय पे देना चाहिए, ये सब एम्पावरमेंट में हेल्प करता है। और क्या है, इमोशनल सपोर्ट क्या है, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए और शेयर करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग थॉट शेयर करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी जो है, कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम करना चाहिए जिससे एम्पावरमेंट जनरेट होता है। पर्सनल एथिक्स क्या है, एथिक्स इज ए कोड ऑफ एथिकेट, इज ए कोड ऑफ गुड मैनर्स, नर्स शुड बी पोलाइट। जो नर्स होती है, प्रोफेशनल एटिक्वेट होता है कि नर्स जो होती है एक तरीके की पोलाइट होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए,
एटिक्यूट्स मीन्स होता है डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ अदर्स मेंबर्स हेल्थ केयर टीम। दूसरे हेल्थ केयर टीम के मेंबर हैं उनसे एक मैनर में अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, और अपने टीम के साथ हेल्थ केयर टीम है उनसे मेंबरों से अच्छा पर्सनल IPR मेंटेन करके रखना चाहिए। और वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी हेल्पफुल रहती है एम्पावरमेंट जनरेट करने में। अवॉइड डिस्टर्बिंग बिहेवियर, डिस्टर्ब करने वाले बिहेवियर को अवॉइड कर देना चाहिए और मेंटेन करके रखना चाहिए क्या, पर्सनल हाइजीन, इससे मेन इफेक्ट पड़ता है। और पर्सनल ग्रूमिंग भी आता है इसी में, क्या करना चाहिए, इट इज़ द प्रोसेस मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट एंड अट्रैक्टिव। पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब यानी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, नीट साफ सुथरा होना चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग मीन्स होता है हाउ टू पीपल टेक केयर देयर बॉडी एंड अपीयरेंस। पर्सनल केयर का मतलब यानी खुद की केयर किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए क्या क्या होता है, बाथिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, अपीयरिंग, अप्लाइंग मेकअप अप्लाई करें, नहाए धोएं डेली, अच्छे कपड़े पहने, यही सब उसके क्या है पर्सनल ग्रूमिंग में आते हैं। इम्प्रूविंग पर्सनल हाइजीन, हेड लेक डैंड्रफ, बैड ब्रीथ, ये सब होना चाहिए ये सब। तो इसमें हमने टोटल ओवरऑल साइकोलॉजी के जितने टॉपिक हैं सबको कवर किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर किसी को PDF चाहिए और PDF नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, 2 हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से है वो चैनल है, और एक मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से ग्रुप है। इसमें चैनल का ये जो लोगो है वो आपको दिखाई देगा और एक में मेरी फ़ोटो लगी हुई है वो दिखाई देगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप इसकी लिंक, इसकी क्या है कि PDF हम वहीं पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ के एग्ज़ाम में नहीं आना है। आप 5 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का है उसको भले थोड़ा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है थोड़ा कम लिख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन एक भी छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर आप क्या होगा कि क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, एक क्वेश्चन करने में आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे, 2 पेज भर दिए मान लो, और उसी के चक्कर में आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, तो 5 नंबर का क्वेश्चन में आप 2 पेज में किया और अगला 5 नंबर का उसी को करने के चक्कर में आपको क्वेश्चन ही छूट गया, तो क्वेश्चन जो छूट गया उसका मार्क्स थोड़े ना मिलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा टाइम मैनेज करते हुए करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।